Good morning, all students of class 8th. This is our book Social Science. The book name is Our World Then and Now. Today I am started chapter 2nd in history, colonization of India. बेटा फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉलोनाइजेशन. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ ट्रेड कंपनीज एंड व्हाट इज़ मोनोपोलीज ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पैराग्राफ. The English East India Company was established on 31 December 1600 when Queen Elizabeth I of England issued a royal charter written statement of rights granting its founders monopoly to trade with the East. अब देखिए फर्स्ट लाइन में देखिए आप कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि भारत में मिड 16th सेंचुरी में जो पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एक कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, उस कंपनी का नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 31 दिसंबर 1600 में. ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1600. उस समय जो ब्रिटिश की जो एम्पायर मेन जो भी क्वीन थी उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट. ठीक है, इन्होंने एक रॉयल चार्टर इन्होंने ऑर्डर दिया था, एक पास किया था रूल. इसको हम कह सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ राइट्स. जो भी इन्होंने अधिकार बनाए ट्रेडिंग में, व्यापार में, या हम कह सकते हो इंटरनल ट्रेड में, इसको हम बोलते हैं रॉयल चार्टर. तो इसमें क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या रिटर्न राइट्स बनाए? ग्रांटिंग इट फाउंडर्स मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट. अब देखिए जो भी ईस्ट की तरफ जो अगर जो ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उसमें जो मोनोपोली होगी वो यूरोपियन पावर्स की होगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी. मीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी मोनोपोली. तो मोनोपोली मीन राइट टू ट्रेड. तो जो भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी इम्पोर्ट टैक्स आया शुल्क, वो अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएंगे. Similar East India companies were founded by the Dutch in 1602 and the French in 1664. अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको जो फाउंड जो किया गया, किसके द्वारा किया गया? डच. जैसे जो फ्रांस से जो डच आए थे भारत में 1602 में, और फ्रेंच इन 1664. तो फ्रेंच एंड डच जो एक ट्रेडिंग कंपनीज हैं और ये लैंग्वेज ग्रुप भी है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया 1602 में और 1664 में. दीज कंपनी सेट अप ट्रेड सेटलमेंट इन द ईस्ट. अब देखिए इन दोनों कंपनीज़ ने, डच एंड फ्रेंच कंपनीज ने, जो ट्रेड सेटलमेंट्स है ईस्ट की तरफ इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइज किया. दे परचेज गुड्स इन बल्क. और इन्होंने बहुत सारे गुड्स हमारे सेंट्रल एशिया से इन्होंने परचेज किए बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइसेस विद द गोल्ड एंड सिल्वर दे ब्रॉट फ्रॉम यूरोप. अब देखिए इन्होंने यूरोप से, ठीक है ना, बहुत जैसे जो वैल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर, तो इन्होंने चीप रेट्स में, मतलब बहुत सस्ते इन्होंने फॉर्म में, चीप फॉर्म में इन्होंने ये सारे गुड्स परचेज किए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक मर्चेंटलिज्म. ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries द रूलर्स ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज फॉलोड बाय द पॉलिसी ऑफ मर्चेंटलिज्म. अब देखिए 17th और 18th सेंचुरीज में जो यूरोपियन कंट्रीज़ के रूलर थे, आप कह सकते हो डच रूलर्स, फ्रेंच रूलर्स, इंग्लिश रूलर्स, स्पेनिश रूलर, ठीक है, तो ये सारे जो रूलर थे जो व्यापार करते थे, तो वो किस पॉलिसी को फॉलो करते थे? वो पॉलिसी थी मर्चेंटलिज्म. तो ये मर्चेंटलिज्म पॉलिसी क्या है? देखिए आगे, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग देयर कंट्रीज ट्रेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन टू इंक्रीज ट्रेड प्रॉफिट्स. तो ये सारे कंट्रीज़ क्या चाहते थे कि वो वर्ल्ड ट्रेड में अपने सबसे ज़्यादा शेयर करें, प्रॉफिट करें, और वो ट्रेड बैरियर से बचें. मीन्स अपने कंट्रीज़ को ट्रेड एक्टिविटीज़ में प्रोटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्ल्ड ट्रेड में, यूरोपियन ट्रेड में उनका जो प्रॉफिट्स है वो शेयर करें. ओके, उनका ट्रेड प्रॉफिट इंक्रीज हो. ये पॉलिसी थी मर्चेंटलिज्म. दीज रूलर्स इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज वेयर रॉ मटेरियल्स कुड बी बॉट चीप एंड फिनिश गुड्स कुड बी सोल्ड एंड हाई प्राइसेस विदाउट कॉम्पिटिशन फ्रॉम फॉरेन ट्रेडर्स. अब देखिए जो यूरोपियन कंट्री से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये बहुत बड़ी पावर में थे. तो ये सारे कंट्री चाहते थे कि वो जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ उनको ईजिली रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड हो, तो वो उन कंट्रीज़ को गुलाम बनाएं, उनको अपनी कॉलोनी बनाएं, और वहाँ जाकर वो जो भी अगर फाइनल गुड्स हैं, जैसे कॉटन का है या किसी भी आयरन का है, जैसे गोल्ड माइंस हैं, तो जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल उन कंट्रीज़ में जाके उनको चीप रेट्स में प्रोवाइड हो जाए, उनको आसानी से मिल जाए. तो विदाउट फॉरेन कंपटीशन ये अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को, व्यापार को, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बढ़ाना चाहते थे. कौन? यूरोपियन पावर. ठीक है. दे एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज एंड कैप्चर अदर ट्रेड सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लेड टू इंक्रीज लाइवली एंड रिजल्टेड इन वॉर्स ऑन लैंड एंड सी. अब देखिए भी क्या हुआ कि जो इन्होंने यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया, धीरे धीरे इन्होंने एशिया में जाके
इंडिया को या जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको गुलाम बनाया। वहाँ जाके जो रॉ मटेरियल्स हैं, मेन रिसोर्सेज को उन्होंने ओवरटेक किया, वहाँ अपनी गवर्नमेंट बनाई। कौन सी गवर्नमेंट? कॉलोनी गवर्नमेंट। और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको चीप रेट में मिले और उन्होंने उन रिसोर्सेज को, मीन्स रॉ मटेरियल्स को उन्होंने कन्वर्ट किया फाइनल गुड्स के लिए। फाइनल गुड्स होता है जो लास्ट वैल्यू है, जहाँ से आपको जो सारी चीज़ें मार्केट से मिलती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होगा वो यूरोपियन पावर्स का होगा। तो ये अपनी ट्रेड सेंटर्स को आगे बढ़ा सकें, अपना ट्रेड प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकें। जिससे कि कैसे किया इन्होंने वॉर्स किए, इन्होंने लड़ाई लड़ी, इन्होंने युद्ध किए, किसके रूट से? लैंड एंड सी रूट से। तो ये था हमारा टॉपिक मर्चेंटाइलिज्म।